हेलो फ्रेंड्स, मैं सीमांत राय आपका अपने चैनल लर्निंग विद सीमांत में स्वागत करता हूं। आज हम लोग फिर अधिगम के एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ डिस्कस करेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे। रॉबर्ट मिल्स गैने, जो मूलतः अमेरिका के निवासी थे, इन्होंने अधिगम के विभिन्न प्रकारों को एक क्रम प्रदान किया। उस क्रम को आज हम समझने का प्रयास करेंगे और देखेंगे कि इन क्रमों के अंतर्गत आने वाले अधिगम के प्रकारों को इन्होंने क्यों निम्न और उच्च श्रृंखला में रखा हुआ है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इनके विषय में। गैने, इनका पूरा नाम है रॉबर्ट मिल्स गैने। रॉबर्ट मिल्स गैने ने इस सोपानकी को 1956 ईस्वी में, सन 1956 ईस्वी में उन्होंने अधिगम की सोपानकी को प्रस्तुत किया था। रॉबर्ट मिल्स गैने मूलतः अमेरिका के निवासी हैं। यह एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने 1956 में अधिगम के विभिन्न प्रकारों को कैटेगराइज किया और उन्हें एक आरोही पदानुक्रम प्रस्तुत किया, जिसे हम जानते हैं अधिगम की सोपानकी, हायरार्की ऑफ लर्निंग। इस टॉपिक से संबंधित परीक्षाओं में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत ही सतही स्तर होता है उनका। नॉर्मली से क्वेश्चन होता है निम्न स्तर पे कौन से अधिगम के प्रकार हैं और कौन उच्च स्तर पे हैं और अधिगम के प्रकारों की संख्या कितनी है। लेकिन हम आज इस वीडियो में आपके सामने अधिगम के इस सोपानकी को थोड़ा सा विस्तार करके पढ़ेंगे और देखने का प्रयास करेंगे किस स्तर पे किसको रखा गया, उसका कारण क्या रहा या उसका मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं रॉबर्ट मिल्स गैने, जो एक अमेरिकी थे। उन्होंने सन 1956 ईस्वी में अधिगम की सोपानकी को प्रस्तुत किया था। तो एक क्वेश्चन यहां से कि अधिगम की सोपानकी किसने दी थी, तो रॉबर्ट मिल्स गैने, सन 1956। मूल निवासी कहां के थे, अमेरिका थे। दूसरा कि अधिगम की सोपानकी में अधिगम के कुल कितने प्रकारों को सम्मिलित किया गया था, तो अधिगम की सोपानकी में कुल 8 प्रकारों को सम्मिलित किया गया था। रॉबर्ट मिल्स गैने ने अधिगम की सोपानकी जो बनाई थी उसमें कुल कितने थे, 8 प्रकार थे। इस 8 प्रकारों में उन्होंने कहा 4-4 भागों में जोड़ दिया जाए, तो 4 प्रकार और 4 प्रकार। इस तरह से हमने क्या किया, उस सोपानकी के अंतर्गत जो अधिगम के 8 प्रकार थे उसको 2 भागों में तोड़ दिया गया। ऐसा गैने ने किया था अपनी अधिगम सोपानकी में, जिसमें जो नीचे के 4 थे, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा जो पदानुक्रम था, यानी कि जो निम्न स्तर से 4 थे, उसके अंतर्गत जिन भी अधिगम के प्रकारों को रखा गया वो थोड़े से सरल प्रकृति के थे और उनका सीधा संबंध जो था वो व्यवहारिक पक्षों से था। या कह सकते हैं वो व्यवहारिक प्रकृति के थे, यानी कि जिन अधिगम के प्रकारों को प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ स्थान पर रखा गया था, 1 to 4 जो थे, उनकी प्रकृति थोड़ी व्यवहारिक थी। यानी कि उन्होंने अधिगम की प्रक्रिया के अंतर्गत सबसे ज्यादा जोर व्यवहारों पर दिया होगा। और जो ये 4 ऊपर के थे, यानी कि जो उच्च 4 थे, 5, 6, 7 और 8 नंबर पे, उनकी प्रति संज्ञानात्मक थी। और ये इनकी अपेक्षा उच्च थे और ये अधिगम की जो प्रक्रिया थी ये इनकी अपेक्षा थोड़ी जटिल भी थी। यानी कि जो ये अधिगम के जो 4 प्रकार थे ये अपेक्षाकृत जटिल थे। किसके? इनके। ये अपेक्षाकृत क्या थे, थोड़े सरल थे। इसका मतलब ये हुआ कि इन 4 प्रकारों से अधिगम करने की जो प्रक्रिया संपादित होती है वो संपादित करना आसान है अपेक्षाकृत इनके, या इस विधि से सीखना आसान है अपेक्षाकृत इनके। इसका सीधा साधा मतलब ये हुआ कि ऐसे लोग जिनका बुद्धि लब्धि या जिनकी समझ थोड़ी कम है वो भी इन 4 प्रकारों से अच्छे ढंग से समझ सकते हैं, लेकिन वो लोग जिनके पास आईक्यू थोड़ा ज्यादा है वो इन विधियों का भी प्रयोग कर सकते हैं। या कह सकते हैं कि छोटी कक्षाओं में हम अधिगम के इन 4 प्रकारों का अधिक प्रयोग करते हैं और अधिगम के इन 4 प्रकारों का प्रयोग हम कहां करते हैं, अधिक उच्च कक्षाओं में। तो इस प्रकार से अधिगम सोपानकी में जो अधिगम के 8 प्रकारों का, यहां ध्यान देना है कि अधिगम के 8 प्रकारों को वर्गीकृत किया गया है, न कि अधिगम के सिद्धांतों का। ये अलग बात है कि उन प्रकारों से मिलते जुलते कोई सिद्धांत आ सकते हैं, जिसका जिक्र हम बीच बीच में आपसे करते रहेंगे, लेकिन उसका एकदम ये मतलब नहीं कि उन्होंने अधिगम के सिद्धांतों को, अभी तक हमने अपने पिछले वीडियो में जिन अधिगम के सिद्धांतों को पढ़ा है, उन्होंने या गैने ने उन सिद्धांतों का वर्गीकरण नहीं किया है, बल्कि अधिगम के अलग अलग प्रकारों को वर्गीकृत किया है और उन्हें एक सोपानकी, एक हायरार्की में रखा है। जहां भी सोपानकी शब्द आता है वहां अंडरस्टूड है कि वो जो क्रम होगा उस हायरार्की में
वो लो टू हाई ही होगा, या उसे हम कह सकते हैं वो असेंडिंग ऑर्डर ही होगा, निम्न से उच्च की तरफ होगा। ठीक, तो उन 8 प्रकारों को उन्होंने कितने भागों में बांट दिया? 4 प्रकार ऊपर, 4 प्रकार नीचे। तो जो नीचे के 4 थे, यानी प्रथम जो 4 थे निम्न से, वो व्यवहारिक प्रकृति के थे, और जो ऊपर के 4 थे वो संज्ञानात्मक प्रकृति के थे। व्यवहारिक प्रकृति से आशा है कि जिन्होंने अधिगम की प्रक्रिया में व्यवहार को ज्यादा महत्व दिया है, और संज्ञानात्मक प्रकृति का मतलब क्या है? जिन्होंने अधिगम की प्रक्रिया में संज्ञानात्मक पक्ष को, बुद्धि को, चिंतन को, तर्क को, इसको ज्यादा महत्व दिया है, इनको यहां रखा गया है। ये व्यवहारिक, इसका मतलब यह है कि ये थोड़े सरल प्रकृति के थे, इसीलिए ये छोटी कक्षाओं में इनका प्रयोग अधिक होता है, अधिगम के इन प्रकारों का प्रयोग। और इनका प्रयोग कहां होता है? उच्च कक्षाओं में, जहां के लोगों की बुद्धि क्या होता है? परिपक्व हो चुके होते बौद्धिक स्तर पे, वो तो वहां पे इनका प्रयोग किया था। अब हम देखेंगे कि उनके अंतर्गत कौन कौन से प्रकार आते हैं। देखिए, तो अधिगम के अंतर्गत जो सोपान की प्रस्तुत की गई गहने के, उन्होंने क्या किया था? 8, देखिए 8 कौन कौन से हैं? सबसे पहले नंबर पर उन्होंने किसको रखा? संकेत अधिगम। दूसरे पे क्या रखा? संकेत को इंग्लिश में कहते हैं सिग्नल लर्निंग। दूसरा क्या है? उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, यानी कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग। श्रृंखला चेन लर्निंग, शाब्दिक वर्बल लर्निंग, ये मल्टी डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, ये संप्रत्यय कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल और समस्या संबंध। तो इस तरह से यहां से क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? यहां से पहला क्वेश्चन ये उठता है कि गहने की अधिगम सोपानकी में अधिगम के किस प्रकार को सबसे निम्न स्थान पर रखा गया? तो कई ऑप्शन में से आपको क्या चुनना पड़ेगा? संकेत अधिगम, यानी कि सिग्नल लर्निंग। और सबसे उच्च स्थान पे कौन है? तो समस्या समाधान अधिगम। अगर उसको थोड़ा कठिन क्वेश्चन पूछना हुआ तो यही पूछ सकता है क्रम। आपको 4-5 क्रम ऐसे देगा, पूछेगा कि निम्नलिखित में से अधिगम की सोपानकी का कौन सा क्रम सही है? तो उसमें सबसे पहले कौन रहेगा? संकेत, फिर उद्दीपक अनुक्रिया, फिर श्रृंखला, फिर शाब्दिक, फिर बहुविभेदन, संप्रत्यय, सिद्धांत। क्वेश्चन इसी से संबंधित पूछता है। तो जो भी क्वेश्चन अधिगम की सोपानकी से पूछेगा, उसमें सबसे पहला अधिगम की सोपानकी किसकी दी? तो रॉबर्ट्स मिल्स गैने ने सन 1956 में, ये अमेरिकी मूल के थे। और रॉबर्ट्स मिल्स गैने की एक पुस्तक है जो काफी प्रसिद्ध है, कंडीशन ऑफ लर्निंग। कंडीशन ऑफ लर्निंग, चाहे तो इसको आप याद कर सकते हैं। किसने लिखी है ये? गैने ने। गैने की जब स्पेलिंग लिखी है तो GAGNE, गैगने लिखा जाता है, लेकिन पढ़ा जाता है गैने। तो गैने की एक पुस्तक का नाम क्या? कंडीशन ऑफ लर्निंग। उन्होंने क्या किया है? आर दिया। क्या क्वेश्चन पूछ सकता है? पुस्तक का नाम कंडीशन ऑफ लर्निंग किसने लिखा था? तो गैने लिखा था। कौन सबसे निम्न है? संकेत। उच्च पे कौन है? समस्या समाधान। इसमें से कौन कौन से हैं जो व्यवहारिक प्रकृति के हैं या निम्न स्तर के अंतर्गत आते हैं? तो ये 4 शुरू के, संकेत, उद्दीपक अनुक्रिया, श्रृंखला, शाब्दिक, ये निम्न में आते हैं। और उच्च में कौन से आते हैं? बहुविभेदन, संप्रत्यय, सिद्धांत और समस्या समाधान। तो इस रूप से आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और चाहें तो आगे बढ़ते हैं। चलिए इसमें से एक एक को थोड़ा थोड़ा हम समझने का प्रयास करते हैं। चलिए सबसे पहला है संकेत अधिगम। संकेत का मतलब क्या होता है? यानी कि अधिगम का वह प्रकार, कौन सा प्रकार? जिसके अंतर्गत संकेतों का प्रयोग किया जाता है। अगर आप इस संकेत को थोड़ा सा दिमाग में लेकर आए तो आपको याद होगा पावलोव का अनुबंधन सिद्धांत। पावलोव के अनुबंधन सिद्धांत में उस कुत्ते के सामने संकेत के रूप में क्या लाया जा रहा था? वो घंटी। और कुत्ता उस घंटी से पहले कौन से अनुक्रिया करता था? स्वाभाविक रूप में भोजन को देखकर लाल स्राव करता था। तो उस क्रिया में पावलोव ने उस उद्दीपक को प्रस्तुत किया और उस उद्दीपक का संबंध किसके साथ करा दिया? लाल स्राव के साथ करा दिया। यानी कि अधिगम की इस प्रकार में हम क्या करते हैं? किसी एक उद्दीपक का संबंध किसी एक स्वाभाविक अनुक्रिया से करा देते हैं। क्योंकि लर्निंग तो वो नहीं है ना कि जो खाना देखता था और लाल स्राव करता था, वो तो उसकी मूल वृत्ति थी, वैसा वो नेचुरली करता था, तो वो तो स्वाभाविक, वो लर्निंग नहीं कहलाएगी। लेकिन लर्निंग क्या कहलाएगी? लर्निंग ये कही जाएगी कि उस कुत्ते ने घंटी के बजने पर लाल स्राव करना सीख लिया। तो वहां पे अधिगम का कौन सा प्रकार फॉलो हो रहा था? तो संकेत अधिगम। तो आप कह सकते हैं कि संकेत अधिगम के अंतर्गत किसी उद्दीपक को किसी स्वाभाविक अनुक्रिया के साथ क्या कर दिया जाता है? सहसंबंधित कर दिया जाता है। तो आप कह सकते हैं संकेत अधिगम के अंतर्गत कौन सा सिद्धांत आएगा? तो इससे मिलता हुआ सिद्धांत कौन सा है? पावलोव।
पावलोव का कौन सा सिद्धांत है? शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत पढ़ा है आपने? शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत हमने पिछले वीडियो में इसका जिक्र किया था। तो संकेत अधिगम क्या होता है? अधिगम का वह प्रकार है जिसके अंतर्गत किसी उद्दीपक को किसी स्वाभाविक अनुक्रिया के साथ संबंधित कर दिया, को रिलेट कर दिया जाता है। और उसके अंतर्गत कौन सा सिद्धांत आ रहा है इस प्रकार के अधिगम में? तो पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन। ठीक है। और यहां पे ध्यान रखिएगा कि गैने ने जो ये वर्गीकरण दिया है हमारे सामने, या जो ये सोपानकी प्रस्तुत की, इसमें अधिगम के प्रकारों का जिक्र किया है। अब उन प्रकारों से मिलकर तो जो सिद्धांत आएंगे बीच बीच में हम उसको आपको बताते रहेंगे। तो संकेत अधिगम में कौन आएगा? पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन। इस क्रम में दूसरा क्या है? तो इस क्रम में दूसरा आप देखेंगे तो क्या है? उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम। ठीक, इसको हम शॉर्टकट में लिख देते हैं SR लर्निंग। ठीक, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, यानी कि यहां पे स्टिमुलस भी है, रिस्पॉन्स भी है। तो यह अधिगम की कौन सी प्रक्रिया को बता रहा है? यह अधिगम की उस प्रक्रिया को बता रहा है जिसमें हम क्या करते हैं? हम करते हैं कि किसी पुनर्बलन की सहायता से हम कोई भी एक पुनर्बलन देते हैं, और उस पुनर्बलन देने का उद्देश्य क्या होता है? कि हम किसी जीव में, किसी व्यक्ति में क्या करें? वांछित व्यवहार के घटित होने की संभावना को बढ़ा दें। यानी कि हम अगर किसी भी पुनर्बलन, वो सकारात्मक भी हो सकता है, वो नकारात्मक भी हो सकता है, तो इस वाले लर्निंग में क्या होगा? पॉजिटिव और नेगेटिव किस चीज के द्वारा? पुनर्बलन, रीइंफोर्समेंट, यानी कि पुनर्बलन की सहायता से वांछित व्यवहार के घटित होने की संभावना को हम बढ़ा देते हैं, या कह सकते हैं कि वांछित व्यवहार को करने के लिए उस जीव को प्रेरित कर देते हैं। तो ऐसा आपको जहां भी लगे तो उस प्रकार का सीखना किसके अंतर्गत आएगा? उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम के अंतर्गत आएगा। अगर आप ध्यान देंगे तो स्किनर का सिद्धांत सेम इसी तरह से है। तो हम कह सकते हैं कि जो दूसरा प्रकार है उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम यानी SR लर्निंग, इसके अंतर्गत किसका सिद्धांत आने वाला है? तो स्किनर का। स्किनर के सिद्धांत का नाम क्या है? पिछले वीडियो में हमने आपसे चर्चा की थी, क्या नाम था? क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। इसे और भी बहुत सारे नामों जानते हैं, यांत्रिक अधिगम सिद्धांत, नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत, बहुत सारे नाम है इसके। तो SR लर्निंग के अंदर क्या क्रिया हो जाएगी? तो यह अधिगम का वह प्रकार है जिसमें हम पुनर्बलों की सहायता से वांछित व्यवहार को क्या करते हैं? करने के लिए जीव को प्रेरित करते हैं, या कह सकते हैं कि पुनर्बलों की सहायता से वांछित व्यवहार के घटित होने की प्रोबेबिलिटी को, संभावना को बढ़ा देते हैं। तो इस प्रकार के अधिगम को हम किस वर्ग में रखेंगे? तो SR लर्निंग यानी कि उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम के अंतर्गत रखेंगे। तीसरा क्या है? तीसरे में देखिए क्या नाम लिखा यहाँ पे? श्रृंखला अधिगम। श्रृंखला का मतलब क्या होता है? सोचिए, श्रृंखला मतलब इंग्लिश में बोलते हैं उसको चेन लर्निंग। ठीक, तीसरा पढ़ रहे हैं हम लोग श्रृंखला अधिगम, इंग्लिश में बोलते हैं उसको चेन लर्निंग। चेन को देखेंगे तो चेन क्या होता है? छोटे छोटे चीजों से ना आपस में छोटे छोटे छल्ले होते हैं, वो मिलकर पूरी एक चेन का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे लर्निंग यानी अधिगम के परिप्रेक्ष्य में अगर हम अधिगम के इस प्रकार को देखेंगे श्रृंखला अधिगम, तो इसमें क्या होगा? श्रृंखला अधिगम के अंतर्गत हम व्यवहारों के छोटे छोटे भाग को सीखते सीखते आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी हमको लगता है कि यह समस्या बहुत जटिल है, तो उसकी जटिलता को कम करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? उन सभी व्यवहारों को छोटे छोटे भागों में तोड़ देते हैं, और एक तार्किक क्रम में, ध्यान रखिएगा, वो तोड़ने के बाद अनियंत्रित ढंग से उसको हम नहीं प्रस्तुत करेंगे, बल्कि एक तार्किक क्रम है। तार्किक क्रम क्या होता है कि एक व्यवहार को सीखने के बाद जब हम दूसरे व्यवहार को सीखने का प्रयास करते हैं जो ठीक उसके आगे है, तो उसमें हमारा व्यवहार, जो पिछले वाला जो व्यवहार है वो क्या करेगा? अगले व्यवहार को सीखने में हमारी सहायता करेगा। तो हम कहते हैं कि ये जो क्रम कैसा है? वो तार्किक क्रम है। तो श्रृंखला अधिगम जिसे हम चेन लर्निंग बोलते हैं, इसके अंतर्गत अधिगम के कौन से प्रकार आता है? तो इस प्रकार के अधिगम में हम व्यवहारों के छोटे छोटे भाग को सीखते सीखते संपूर्ण व्यवहार को करना सीख जाते हैं। ठीक, अब सोचिए कि ये हमको कहां देखने को मिलता है? तो आपने एक नाम सुना होगा, अभिक्रमित अनुदेशन। अभिक्रमित अनुदेशन
अभिक्रमित अनुदेशन, प्रोग्राम लर्निंग, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन लर्निंग नहीं। तो अभिक्रमित अनुदेशन के अंतर्गत हम ठीक इसी चीज को देखते हैं। अभिक्रमित अनुदेशन में भी क्या होता है, एक के बाद एक छोटे छोटे व्यवहार बालक को या छात्रों को क्या कहता है, सिखाने का प्रयास किया जाता है। ठीक, इस क्रम में हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और चौथे को देखेंगे। चौथा क्या नाम लिखा है, शाब्दिक अधिगम। शाब्दिक अधिगम का मतलब क्या होता है? शाब्दिक का मतलब शब्द, जैसे कि ABCD EFG ये सब क्या है, शब्द हैं, क ख ग व ये सब शब्द हैं। यानी कि अच्छा, इन शब्दों की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है? शाब्दिक अधिगम यानी कि वर्बल लर्निंग। ठीक, शाब्दिक अधिगम तो सिंपल सा है ना, वर्बल शाब्दिक अधिगम यानी अधिगम का वह प्रकार जिसकी सहायता से व्यक्ति क्या करता है, शब्दों के ज्ञान को या शब्दों के प्रयोग में अपने आप को कुशल करता है। यानी कि अधिगम के इस प्रकार के अंतर्गत बालक उन शब्दों को सीखता है, उन वाक्यों का प्रयोग करना सीखता है जिसकी सहायता से वो अपनी आवश्यकताओं, भावों और इच्छाओं को प्रकट करने में समर्थ होता है। और इस परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो ये क्षमता मानवों के अंतर्गत ही है, जो नए नए शब्द सीखते हैं और उसके अनुसार अपनी अपनी इच्छाओं को, भावों को व्यक्त करने में समर्थ होते हैं। हम आपसे आज अपनी इन सभी चीजों को, ज्ञान को आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, तो हम अधिगम की सोपानकी को आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं और समझाने का आपको प्रयास कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से इसमें हमारी सहायता कौन कर रहा है, तो वही शब्द। और इसको हमने जैसे सीखा होगा उस अधिगम की प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा, वर्बल लर्निंग। यानी कि शाब्दिक अधिगम में अधिगम की वो विधा होती है जिसके द्वारा क्या होता है, जिसके द्वारा हम शब्दों को सीखते हैं, वाक्यों के प्रयोगों को सीखते हैं और इसी की सहायता से एक व्यक्ति क्या करता है, अपने भावों को अभिव्यक्त करता है। 5वें नंबर पे बहुविभेदन अधिगम। अच्छा, बहु का मतलब क्या होता है, बहुत सारा, और विभेदन मतलब क्या होता है, अलग करना, और अधिगम मतलब आप समझ ही रहे हैं। बहुविभेदन अधिगम मतलब बहुत सारी चीजों में से, या कह सकते हैं बहुत सारे विचारों में से, बहुत सारे उद्दीपकों में से किसी एक को चुनना, अंतर करना। अच्छा, बहुविभेदन अधिगम किसके अंतर्गत आ रहा है? आप देख रहे हैं कि ये यहां संज्ञानात्मक प्रकृति के अंतर्गत इसका प्रारंभ हो चुका है। यानी कि अब बहुविभेदन अधिगम के अंतर्गत आप देखेंगे तो व्यक्ति क्या करेगा, व्यक्ति जो है अपने संज्ञानात्मक पक्ष का इस्तेमाल करना प्रारंभ कर देगा। आप चीजों को कैसे अलग करते हैं कि इसमें से हमको किसका चुनाव करना है और किसका चुनाव नहीं करना है, तो निश्चय ही रूप से आपके अनुभव ये करने में आपकी सहायता देते हैं। आपका जो एक कॉन्सेप्ट बन चुका है चीजों के प्रति, वो आपकी सहायता करता है और उसकी सहायता से हम क्या करते हैं, विभिन्न उद्दीपकों को हम अलग कर लेते हैं और किसी एक उद्दीपक का चयन करके उसी के प्रति व्यवहार करते हैं या उसी के प्रति अनुक्रिया करना सीख जाते हैं। तो बहुविभेदन अधिगम के अंतर्गत होता क्या है, उन उद्दीपकों को सबसे पहले हम प्रत्यक्षण करेंगे। उन उद्दीपकों का प्रत्यक्षण करने के बाद हम क्या करेंगे, अपने चिंतन के द्वारा या किसी और प्रक्रिया के द्वारा हम क्या करेंगे, उनमें से अंतर करना शुरू कर देंगे कि कौन सा उद्दीपक बेहतर है और हम उसी बेहतर के प्रति क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। तो बहुविभेदन अधिगम के अंतर्गत क्या प्रक्रिया होती है अधिगम की, कि इस प्रक्रिया के अंतर्गत हम ढेर सारे उद्दीपकों में से किसी एक का चुनाव करते हैं और उसी के प्रति व्यवहार करने का प्रयास करते हैं। जैसे अगर उदाहरण के रूप में देखें तो मान लीजिए जैसे आप एक बाग से गुजर रहे हैं, एक बगीचा है आम का, आप वहां से गुजर रहे हैं और पेड़ों पर आपको आम अगर दिखे तो आप आम के प्रति आकर्षित हुए। अब वो आपको वो आम चाहिए जो काफी ऊपर है, तो आपने उसे तोड़ने का प्रयास किया तो नहीं पाए क्योंकि बहुत ऊपर था। तो क्या करेंगे आप, तो आप उस क्रम में सोचेंगे अगर कोई पत्थर मिल जाए तो उस पत्थर की सहायता से हम उसको तोड़ लें। तो मान लीजिए इस प्रक्रिया में आप ढूंढ रहे हैं क्या, पत्थर ढूंढ रहे हैं, और पत्थर मान लीजिए छोटे बड़े ढेर सारे आकार के पत्थर, ये क्या हो गया, ढेर सारे उद्दीपक आपके सामने आ गए। अब क्या करें, आपको तोड़ना आम है, सर नहीं फोड़ना है किसी का, तो आपको क्या करना है, आप अपने हिसाब से उस पर एक ही पत्थर, तो आप अपने आप से पूछिए कि आपने उसी पत्थर को क्यों चुना। तो निश्चय रूप में इसमें आपका पूर्ण अनुभव आपके साथ होगा कि आपने उस पत्थर को क्यों चुना, क्योंकि आप वही पत्थर उतनी ऊंचाई तक फेंक सकते हैं, या कह सकते हैं कि उसी पत्थर की आवश्यकता, उससे बड़ा पत्थर ना वहां तक फेंक पाएंगे और न उस बड़े पत्थर की जरूरत है। तो ये जो हम चुनाव करते हैं इसमें हमारा मस्तिष्क क्रियाशील हो जाता है। पहले हम उन सभी उद्दीपकों का प्रत्यक्षण करते हैं, फिर पूर्ण अनुभव की सहायता से चिंतन करते हैं और विचार मंथन की प्रक्रिया में ये सही रहेगा।
तो हम उसको उठाते हैं और उसका प्रयोग कर जाते हैं। या ढेर सारे उद्दीपक, उसमें कोई डंडा हो, कोई बड़ी सी स्टिक हो, लाठी हो, तो हम क्या करते हैं, अगर वो बहुत नीचे है तो हम वो पत्थरों के स्थान पे उस लाठी का, उस डंडे का चुनाव कर लेंगे, क्योंकि उससे पाना आसान है। तो ये निर्धारण आपने कैसे किया कि पत्थर नहीं उठाएंगे या लाठी ही उठा लेंगे इससे काम? क्योंकि आपकी बुद्धि ने उसका सबसे पहले प्रत्यक्षण किया और इस निष्कर्ष पर आपको पहुंचाया कि इस लाठी से भी उस आम को तोड़ा जा सकता है। तो इस प्रक्रिया में क्या हो रहा है? प्रत्यक्षण हो रहा है। किसका? उद्दीपकों का। और फिर क्या हो रहा है? विश्लेषण हो रहा है। और विश्लेषण के बाद आप एक निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि आप उन बहुत सारे उद्दीपकों में से किसी एक का चुनाव करते हैं। ये सारी प्रक्रिया आपको सूझ के सिद्धांत में देखने को मिलेगी, जहां पे वो सुल्तान नामक चिंपैंजी ने क्या किया था? चुनाव किया था कि क्या करना है उस केले को प्राप्त करने के लिए। तो बहुविभेदन अधिगम जो है वो कहीं ना कहीं किस सिद्धांत से मिलता जुलता है? तो गेस्टाल्ट सिद्धांत। सूझ का सिद्धांत, इसके बहुत सारे नाम हैं, गेस्टाल्ट सिद्धांत, सूझ का सिद्धांत आदि। तो बहुविभेदन अधिगम क्या होता है और इससे संबंधित, इस प्रकार के अधिगम से संबंधित कौन सा सिद्धांत है? तो कौन सा सिद्धांत है? गेस्टाल्ट सिद्धांत है। ठीक, इस क्रम में अब हम आगे बढ़ते हैं। छठवां क्या है? संप्रत्यय अधिगम। संप्रत्यय क्या होता है? संप्रत्यय इंग्लिश में बोलते हैं उसको कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट को समझिए तो फिर अधिगम को समझते हैं। तो सबसे पहले यही कि संप्रत्यय अधिगम का मतलब क्या? अधिगम की वह प्रक्रिया जिसमें बालक क्या करते हैं? अवधारणाओं का निर्माण करते हैं, संप्रत्यय का निर्माण करते हैं। अच्छा, ये प्रक्रिया होती कैसे है? तो हम अगर ध्यान से देखें तो एक बच्चा भी संप्रत्यय निर्माण करता है। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा बच्चा है, उसके सामने एक दिन पहली बार एक गौरैया उड़ के आई और बैठी, तो उसके बारे में जानने का प्रयास करेगा। तो जानने के प्रयास में वो क्या करेगा? किसी से पूछेगा या मम्मी से पूछ लिया कि ये क्या है, तो मम्मी क्या कहेंगी? अरे ये एक चिड़िया है, उसका नाम क्या है? गौरैया है। तो उसने सुन लिया ना, दो नाम सुने उसने कि एक चिड़िया है जिसका नाम क्या है? गौरैया है। फिर अगले कुछ दिनों के बाद क्या आता है? मान लो फिर एक दूसरा चिड़िया आता है, कोई मान लो जैसे कि कबूतर ही आ गया, तो फिर वो पूछेगा मम्मी से कि ये क्या है, तो आप बताए फिर ने, अरे ये भी एक चिड़िया है, इसका नाम कबूतर है। इस प्रक्रिया में वो कई उदाहरणों को लेके चल रहा है, जिसमें लगातार वो अलग अलग नामों को सुन रहा है। गौरैया सुन रहा है, कबूतर सुन रहा है, तोता सुन रहा है, इस तरह से कोयल सुन रहा है। लेकिन एक चीज इसमें जो है वो समान है, बार बार वो किस शब्द को सुन रहा है? चिड़िया को सुन रहा है। तो धीरे धीरे उसके मन में उन समान विशेषताओं को लेकर एक कॉन्सेप्ट डेवलप होगा। वो उसके आधार पे एक जनरलाइजेशन करना शुरू कर देगा। अच्छा, नाम बदल रहे हैं क्योंकि इनका आकार और इनका शरीर बदल रहा है, लेकिन क्या नहीं बदल रहा? चिड़िया नहीं बदल रहा। तो ये इसकी एक कॉमन विशेषता है। कबूतर, गौरैया, तोता या कोयल, इन सब की एक कॉमन विशेषता ये थी कि ये सभी उड़ने वाले जीव थे। और इन सभी के नामों में भी एक कॉमन वर्ड क्या था? कि ये सभी क्या है? पक्षी है या चिड़िया है। तो उसने क्या किया? इन समान सी विशेषताओं को उसने जनरलाइज कर दिया, सामान्यीकृत कर दिया। क्या सामान्यीकृत कर दिया? कि जितनी भी चीजें या जितने भी जीव उड़ने वाले होते हैं वो क्या होते हैं? वो चिड़िया ही होता है। अगले दिन मान लो कोई और पक्षी उसके सामने आकर बैठे, बाज मान लो आके बैठ गया, चील, गिद्ध आके बैठ गया, तो वो कम से कम ये नहीं कहा कि ये क्या, उसने कहा कि मम्मी ये कौन सी चिड़िया है। तो ये जो उसने बोला ना कि ये कौन सी चिड़िया है, ये उसके संप्रत्यय निर्माण का ही एक उदाहरण है, जो किसके आधार पर उसने डेवलप किया है? समानताओं के आधार पर डेवलप किया है। जैसे एक छोटा बालक अपनी माँ को भी माँ बोलता है और अन्य महिलाओं को भी तो माँ ही बोलता है, तो वो उसका कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट है। उसे सबसे पहले ये जानकारी दी जाती है कि ये अमुक महिला तुम्हारी माँ है। वो खुद बताती है कि बेटा माँ बोलो, माँ बोलो। लेकिन वो जब उससे बताया जाता है कि ये आपकी माँ है, तो वो और भी महिलाओं को मम्मी क्यों कहता है? या अपने पिता के अलावा और भी पुरुषों को छोटे बालक पिता क्यों कहते हैं, पापा क्यों कहते हैं? क्योंकि वो अपना कॉन्सेप्ट डेवलप कर सकते हैं कि जब पिता मतलब ये जो इस आकार के होते हैं, महिला मतलब, अरे माँ मतलब वो जो ऐसी होती है। उसी तरह से उस बच्चे ने क्या विकसित कर लिया कि पक्षी वो जीव होते हैं जो उड़ते हैं। तो उन्हें किन चीजों को उसमें से उसने चूज कर लिया था? उन सभी चीजों में समानताओं को, समान विशेषताओं को और समान शब्दों को चुन लिया। समान विशेषता थी उड़ना और समान शब्द था पक्षी। तो इसके आधार पर उसने क्या विकसित कर लिया है कॉन्सेप्ट अपना? कि हर उड़ने वाला जीव क्या होता है? पक्षी होता है। तो संप्रत्यय निर्माण की प्रक्रिया में हम क्या करते हैं? संप्रत्यय निर्माण की प्रक्रिया में हम समान सी विशेषताओं को जनरलाइज कर देते हैं। आप अगर इसमें जानना चाहिए थोड़ा और जान ये सकते हैं कि कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन जो होता है, कि संप्रत्यय निर्माण की प्रक्रिया कैसे होती है। तो संप्रत्यय निर्माण के कुछ सोपान होते हैं। चलिए उन सोपानों को भी लिख लेते हैं और बारी बारी से उनको भी जान जाते हैं। उसके पहले ये देख लीजिए एक परिभाषा
क्या लिखा है कि संप्रत्यय से तात्पर्य वस्तुओं या कार्यों में एक समान सादृश्यता, मतलब जो उनमें समानता हमको दिखती है वाले उद्दीपक की मानसिक प्रतिमा, उसकी जो मानसिक प्रतिमा तो मेंटल इमेज जो अपने बौद्धिक संरचना में विकसित करते हैं, तो उस उदाहरण में उसने क्या मेंटल इमेज विकसित की कि जो भी चीज उड़ के आए वो क्या है, वो एक पक्षी है। जो भी महिला सामने से साड़ी वाड़ी पहन के, वो कौन है, वो तो माँ है। जो पैंट शर्ट में एक बड़ा सा आदमी है, वो क्या हो सकता है, पिता हो सकता है। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट कहाँ कर रहा है, वो मैपिंग कर रहा है अपने दिमाग के अंतर्गत, यानी कह सकते हैं अपनी बौद्धिक संरचना में। और उसको हम कौन सा मैपिंग करते हैं, उसे हम कहते हैं कॉग्निटिव मैपिंग, हम कह सकते हैं संज्ञानात्मक। तो वो एक इमेज क्रिएट कर रहा है, तो उस इमेज को हम क्या कहेंगे, उस इमेज के विकसित करने की प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, संप्रत्यय निर्माण। तो संप्रत्यय से तात्पर्य वस्तुओं या कार्यों में एक समान सादृश्यता वाले उद्दीपक की मानसिक प्रतिमा का विकास है। तो उसने क्या किया, एक सी समानता को पढ़ा और उसका क्या कर लिया, एक विकास कर लिया। कहां कर लिया, अपने बौद्धिक संरचना में, जिसके आधार पर वो क्या करता है, अब किसी भी उड़ने वाले जीव को देखता है तो पक्षी कहता है, या वो बालक अपने माँ के साथ साथ और भी किसी महिला को देखता है तो क्या कहता है, माँ कहता है। इस क्रम में हम पढ़ेंगे अब कि संप्रत्यय निर्माण के कितने सोपान होते हैं। तो संप्रत्यय निर्माण की प्रक्रिया में पहला सोपान जो होता है उसे हम कहते हैं ऑब्जर्वेशन। ये संप्रत्यय निर्माण का क्या है, ये पहला स्टेप है। अगर आप संप्रत्यय निर्माण की प्रक्रिया में आगे बढ़ रहे हैं तो उस प्रक्रिया में सबसे पहला क्या आएगा, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन मतलब क्या होता है, निरीक्षण करना। अगर आपको कॉन्सेप्ट विकसित करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप किसी चीज का निरीक्षण करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उन निरीक्षण करने के बाद आप उन चीजों को क्या करेंगे, सेंसेशन करेंगे, प्रत्यक्षण करेंगे। उस प्रत्यक्षण की प्रक्रिया में क्या होगा, उन चीजों के विषय में आप जानकारी रख लेंगे। उसके बाद दूसरा क्या होता है, एनालिसिस। ऑब्जर्वेशन के द्वारा हमने क्या किया, सूचना को प्राप्त किया। और एनालिसिस मतलब क्या होता है, विश्लेषण। हमने सूचना प्राप्त की, अब सूचना प्राप्त करने के बाद सूचनाएं कहां पहुंच चुकी हैं, ज्ञानेंद्रियों की सहायता से हमारी बौद्धिक संरचना में। बौद्धिक संरचना में पहुंचने के बाद हमारी जो बुद्धि है जो कि विश्लेषण करने का कार्य करती है, वो किस पर विश्लेषण करेगी, उसी सूचनाओं पर विश्लेषण करेगी। और विश्लेषण करने के बाद क्या होगा, वो किसी निष्कर्ष पर पहुंचेगी। और निष्कर्ष क्या होगा, कंपैरिजन। विश्लेषण करने के बाद जो तीसरा स्तर होता है वो क्या होता है, कंपैरिजन। इसका मतलब क्या होता है, तुलना। तो जब वो सूचना प्राप्त कर लेगा तो फिर क्या करेगा, विश्लेषण करेगा। विश्लेषण करने के बाद फिर क्या करेगा, वो तुलना करेगा। किन चीजों में, उनकी विशेषताओं में आपस में वो क्या करेगा, तुलना करेगा। और तुलना करने के बाद फिर क्या करता है वो, उसके बाद वो आगे बढ़ेगा। और चौथा सोपान, यहाँ पे 3 सोपान हम पढ़ चुके हैं। सबसे पहला ऑब्जर्वेशन, मतलब वो परिस्थिति के अंतर्गत विभिन्न सारे उद्दीपकों को क्या करेगा, वो ऑब्जर्व करेगा। और उसके बाद फिर क्या करेगा, उस ऑब्जर्वेशन की प्रक्रिया के बाद प्राप्त ज्ञान का विश्लेषण करेगा। और विश्लेषण करने के बाद फिर क्या करेगा, उसकी तुलना करेगा। नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, डिस्क्रिमिनेशन। उसके बाद वो क्या करेगा, उनके पृथकीकरण की व्यवस्था करेगा। पृथक्करण, पृथक्करण क्या होता है, अलग अलग करना। यानी कि तुलना करने के बाद वो समझ जाएगा कि ये इससे अलग क्यों है। तो उसके बाद फिर क्या करेगा, उन सभी उद्दीपकों के बीच वो अंतर करके तुलना करना प्रारंभ कर देगा। और तुलना करने के बाद वो क्या करेगा, उनको अलग अलग वर्गों में बांट देगा। और अलग अलग वर्गों में बांटने के बाद जो ज्ञान उसके प्राप्त होगा, जो तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद जो ज्ञान उसके पास आएगा, जिसके द्वारा वो चीजों को बांट सकने में समर्थ था, उसको क्या करेगा, उसी ज्ञान को जनरलाइज कर देगा, यानी कि सामान्यीकृत कर देगा। तो संप्रत्यय निर्माण के कुल कितने सोपान हो गए, तो कुल 5 सोपान हो गए। सबसे पहला सोपान क्या होता है, निरीक्षण। ऑब्जर्वेशन मतलब क्या होता है, निरीक्षण। दूसरा सोपान क्या होता है, विश्लेषण। तीसरा सोपान क्या होता है, तुलना। चौथा सोपान क्या होता है, पृथक्करण। और 5वां सोपान क्या होता है, सामान्यीकरण।
तो आपसे अगर कोई पूछ दे कि संप्रत्यय निर्माण के कुल कितने सोपान होते हैं, तो आप बोल दीजिएगा कितने सोपान होते हैं? 5 सोपान होते हैं। उन 5 सोपानों में कौन कौन सा पहला और दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा कौन है? तो क्रमवार आएंगे, क्योंकि सोपान क्रमवार ही आते हैं। अब इसमें पहला निश्चित है, दूसरा निश्चित, तीसरा, चौथा, पांचवा, सारे सोपान निश्चित है। तो पहले सोपान में क्या आ जाएगा? निरीक्षण, दूसरे में विश्लेषण, फिर तुलना, उसके बाद पृथक्करण और सामान्यीकरण। तो कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन में सबसे निम्न सोपान क्या है? तो निरीक्षण करना, और सबसे उच्च सोपान क्या है? तो सामान्यीकरण करना। ठीक, चलिए अंतिम देखते हैं इसमें। चलिए 6 तक पहुंच गए हम लोग, संप्रत्यय अधिगम तक। अब 7वां क्या है? सिद्धांत अधिगम। सिद्धांत क्या होते हैं? किसी भी कॉन्सेप्ट के लिए जो हम सिद्धांत निर्मित करते हैं, किसी भी तथ्य के लिए जो हम सिद्धांतों का निर्माण करते हैं, तो उसका एकमात्र उद्देश्य होता है उस विषय वस्तु को बेहतर ढंग से समझ लेना। जैसे हम बुद्धि के सिद्धांत पढ़ते हैं, तो बुद्धि के सिद्धांतों का निर्माण इसलिए किया गया ताकि हम बुद्धि के कार्य करने की प्रक्रिया को समझ सके कि बुद्धि कार्य कैसे करती है, प्लस उस बुद्धि का निर्माण कैसे हुआ है। यानी कि सिद्धांतों के अंतर्गत हम संरचनात्मक और क्रियात्मक दोनों ही पहलुओं पर विचार करते हैं। तो सिद्धांत अधिगम से तात्पर्य क्या हो जाएगा कि अधिगम के इस प्रकार के अंतर्गत हम सिद्धांतों को समझने की प्रक्रिया अपनाते हैं। सिद्धांतों को क्यों समझने का प्रयास करते हैं? ताकि किसी विषय वस्तु के विषय में हमें तार्किक ज्ञान हो सके। एक तार्किक समझ विकसित करने के लिए हम क्या करते हैं? किसी सिद्धांतों को समझने का प्रयास करते हैं। तो 7वां जो इनका है, इसके अंतर्गत क्या आएगा? हम इसके अंतर्गत सिद्धांतों को समझने की प्रक्रिया को अपनाते हैं। तो जिस भी अधिगम की प्रक्रिया में हम सिद्धांतों को समझने का प्रयास करते हैं, उसको हम 7वें के अंतर्गत रखेंगे। और हम सिद्धांतों को क्यों समझते हैं? क्योंकि सिद्धांतों के आधार पर हम विषय वस्तुओं का क्या कर सकते हैं? एक तार्किक समझ विकसित कर सकते हैं। 8वां और अंतिम क्या है? यानी कि अधिगम सोपान की में जो सबसे उच्च स्तर पर है वो क्या है? समस्या समाधान अधिगम। ठीक, समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। तो समस्या समाधान अधिगम का मतलब क्या होता है? यानी कि अधिगम के इस प्रकार में आपके सामने एक क्या आएगी? समस्या आएगी। लेकिन उस समस्या आपके लिए तभी तक समस्या रहेगी ना जब तक टीचर उसका हल आपको न दे दे। तो अगर आपसे समस्या समाधान अधिगम कराना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? एक टीचर के रूप में केवल समस्या को प्रस्तुत करना पड़ेगा, न कि समाधान। तो अगर एक टीचर आए और आपके सामने एक समस्या को प्रस्तुत कर दे, अब प्रस्तुत करने के बाद आपको कोई हेल्प न करे, तो वो समस्या आपके सामने एज इट इज बनी रहेगी। तो आप क्या करेंगे? उस समस्या के समाधान के लिए स्वतः एक्टिव हो जाएंगे। आप खुद क्रियाशील होंगे कि समस्या का समाधान कैसे किया जाए। ये सोचिए कि आप भी किसी समस्या को जब फेस आउट करते हैं और आपकी हेल्प करने वाला कोई नहीं है। जैसे मान लीजिए आप गाड़ी से कहीं जा रहे हैं और आपकी गाड़ी अचानक से रुक जाती है, तो आप क्या करते हैं? पहले तो ये सोचते हैं कि आसपास कोई मैकेनिक हो तो उसे ठीक करा लें। लेकिन अगर मैकेनिक नहीं रहा तो निश्चय रूप में फिर अपनी प्रतिभा दिखाने का प्रयास करते हैं। अब अगर गाड़ी रुकी है तो हम उसके कारणों के ऊपर तब विचार करना प्रारंभ करेंगे। फिर हम रुकते हैं और वहां से उस समस्या को फेस करने के बाद हम क्या करते हैं? अब चिंतन मनन करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला काम क्या हुआ? एक समस्या, क्या कि गाड़ी रुक गई, अब स्टार्ट नहीं हो रही है। तो ज्यों ही हम उस समस्या को अच्छे ढंग से समझ जाते हैं कि ये प्रॉब्लम, अब हम उसके समाधान के लिए अग्रसर होते हैं। तो फिर क्या सोचते हैं? हो सकता है तेल खत्म हो गया हो सकता है कि प्लग गंदा हो गया हो ना, प्लग होता है टू व्हीलर गाड़ियों में, या और भी कोई समस्या। तो उन सारी समस्याओं को मन में पहले सोच लेते हैं, अच्छा ये कर देंगे तो ये समस्या दूर हो सकती है। तो हम बारी बारी से पहले क्या किए? उस समस्या के कारणों के विषय में सोचा ये करने से समस्या का समाधान हो जाएगा। यानी कि हम उसके बाद सोचते हैं कि समस्या का समाधान क्या करने से हो सकता है। फिर क्या करते हैं? उन कार्यों को बारी बारी से करके देखने का प्रयास करते हैं। तेल की टंकी को खोलते हैं और चेक करते हैं, मतलब हमने जो सोचा था वो क्रिया। समझते रहिए, इसी को फिर एक हम एजुकेशनल शब्द देंगे अभी। तो फिर क्या हुआ? अब किया देखा तेल तो पूरा है, फिर हमने प्लग को खोला और उसको देखा वो भी ठीक था। तो हमने क्या किया? जो सोचा था उसका निरीक्षण किया, देखा ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इस प्रक्रिया के बाद फिर आगे बढ़ते हैं और जो निष्कर्ष हम प्राप्त करते हैं, उन निष्कर्षों को अच्छे से देखने के बाद, मान लो किसी एक प्रक्रिया को हमने किया, मान लो प्लग ही था, प्लग को हमने साफ किया और साफ करने में लगाया तो गाड़ी स्टार्ट हो गई। यानी कि हमने 2-3 चीज सोचा, उसमें से एक काम करने से उस समस्या का समाधान हो गया। अब आगे हमें जब भी ऐसी कोई समस्या आएगी तो हम क्या करेंगे? पहले प्लग ही देखेंगे। यानी कि हमने समस्या समाधान की प्रक्रिया में जो सीखा है उसको फिर से अप्लाई करते भी है।
तो समस्या समाधान का आप रिसर्च के विषय में कुछ जानते होंगे तो निश्चित रूप से आप जानते होंगे कि रिसर्च करने के कुछ सोपान होते हैं, उसी सोपानों से इसका संबंध है। आपने अगर टीचिंग पढ़ी होगी तो टीचिंग के लेवल्स होते हैं, लेवल ऑफ टीचिंग। लेवल ऑफ टीचिंग में पहला मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और अंतिम क्या होता है, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, यानी कि चिंतन स्तर का शिक्षण। चिंतन स्तर के शिक्षण में शिक्षक क्या करता है, बालकों के समक्ष समस्याओं को प्रस्तुत कर देता है और उन्हें खुद ही समस्या का समाधान करने के लिए क्या करता है, प्रोत्साहित करता है। तो यानी कि उसमें सारा काम किसको करना है, एक बालक को ही करना है। तो क्या क्या सोपान का वो अनुसरण करता है, उसके लिए हम यहां देख सकते हैं कि समस्या समाधान अधिगम, जो कि गहने की अधिगम सोपानकी में सबसे उच्च स्तर पे है, क्योंकि यहाँ पे जो भी कुछ करना है वो बालक को स्वतः करना है अपने बुद्धि और विवेक का परिचय देते हुए, इसलिए इसको सबसे उच्च रखा गया, इसमें किसी की कोई हेल्प नहीं होती है। तो समस्या समाधान करने के कुल कितने सोपान होते हैं, तो आप देखेंगे 5 सोपान होते हैं। इसको इस रूप से आइडियल एक कोड के रूप में इसे कभी व्याख्याकित किया है, ऐसा नहीं कि हम ही बता रहे हैं, ये काफी बुकों में भी लिखा हुआ है। आइडियल, IDEAL, IDEAL, ये इसका समझ सकते ट्रिक है किसकी सहायता से आप समस्या समाधान के सोपानों को भी याद कर सकते हैं। तो पहला बिंदु क्या है, देखिए पहला बिंदु आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम। तो समस्या समाधान अधिगम के अंतर्गत सबसे पहली चीज क्या है कि वास्तविक रूप में समस्या क्या है, आपको उसको आइडेंटिफाई करना है। इसलिए आप देखेंगे कि शिक्षण के चिंतन स्तर में शिक्षक का मुख्य कर्तव्य क्या होता है, वह छात्रों के समझ समस्या को बेहतर ढंग से प्रेजेंट कर देता है ताकि बच्चे उसको अच्छे से समझ सकें। तो यहाँ पे पहला समस्या समाधान का पहला ही पॉइंट क्या है, आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, मतलब समस्या की पहचान करना। जब आप समस्या की पहचान कर लेते हैं तब दूसरा काम क्या करते हैं, डिफाइनिंग एंड रिप्रेजेंटिंग द प्रॉब्लम। आप क्या करेंगे, जब आप उसको समझ चुके हैं तो आप खुद अपनी भाषा में अपने बौद्धिक संरचना के आधार पर, या कह सकते हैं कि अपने बौद्धिक स्तर के आधार पर उस प्रॉब्लम की, यानी कि उस समस्या को क्या करते हैं, डिफाइन करने का, परिभाषित करने का प्रयास करते हैं और फिर उसको प्रस्तुत भी करते हैं। तीसरा क्या है, एक्सप्लोरिंग, मतलब खोज करना, अन्वेषण। पॉसिबल स्ट्रेटजी, संभावित स्ट्रेटजी का मतलब क्या होता है, व्यूहरचना, यानी कि इस समस्या का समाधान हम कैसे कैसे कर सकते हैं। जैसे वो आपकी गाड़ी रुकी तो आपने क्या किया, समाधान सोचा मन में, हो सकता है तेल खत्म हो गया होगा, हो सकता है कार्बोरेटर में कचरा आ गया, हो सकता है कि आपकी प्लग जो है वो गंदा हो गया होगा, बहुत सारी संभावनाएं होती है ना। तो उन संभावनाओं को जो आप सोच रहे, एक तरह से स्ट्रेटजी बना रहे हैं कि हम ये चेक करेंगे, तो उसे क्या कहते हैं, एक्सप्लोरिंग द पॉसिबल स्ट्रेटजी, कि आप क्या क्या करेंगे अभी गाड़ी से उतर के। चौथा क्या है, एक्टिंग ऑन द स्ट्रेटजी। अब जो स्ट्रेटजी आप सोचे हैं बारी बारी से, तो आपने बारी बारी से क्या किया, सबसे पहले आप तेल की टंकी को खोला और चेक किया कि तेल की टंकी में तेल है कि नहीं। तो चेक किया तो क्या था, वो था। तो यानी एक स्ट्रेटजी जो आपने सोचा था कि ये करेंगे, वो फेल। तो आपने दूसरे को चेक किया, फिर तीसरे को चेक किया, फिर आपने एक बार जब चेक किया प्लग को तो देखा कि प्लग बहुत गंदा, आपने साफ किया, लगाया और स्टार्ट किया, गाड़ी स्टार्ट हो गई। यानी कि उस वाली स्ट्रेटजी में आप क्या हो गए, सफल हो गए। अगला क्या, एक्टिंग ऑन द स्ट्रेटजी, तो आपने एक स्ट्रेटजी के ऊपर कार्य किया और करने के बाद क्या हुआ, लुक बैक, आपने अभी तक जो जो किया है उसको आपने पीछे से मुड़ के फिर से क्या कि आप ध्यान करेंगे, उसको ऑब्जर्व करेंगे उन गतिविधियों का, और ऑब्जर्वेशन करने के बाद इवैल्यूएट करेंगे उनको, और इवैल्यूएट करेंगे किसका, अपनी एक्टिविटीज का। यानी कि पांचवा जो लुकिंग बैक, आप अपने कार्यों को पीछे देखेंगे और उनका इवैल्यूएशन करेंगे और क्या करेंगे, निष्कर्ष निकालेंगे कि जो समस्या को आपने अभी फेस किया है उस समस्या का समाधान कैसे होता है। क्यों ऐसे इवैल्यूएट क्यों करते हैं, ताकि आप एक निष्कर्ष तक पहुंच सकें, और जब भी उस तरह की समस्या को आप पाएं तो सबसे पहले उसी निष्कर्ष की सहायता से समस्या क्या करना चाहेंगे, आप दूर उनका समाधान करना चाहेंगे। कभी कभी होता है कि हम घर में बैठे रहते हैं और सिर्फ हमारे ही घर की लाइट चली जाती है, तो अचानक से हमारे सामने एक समस्या आ जाती है, तो बैठे ही बैठे हमारे मन में कई सारे विचार आते हैं कि हो सकता है कि जिस फेस से हमने कर अपना लाइट लिया हुआ है वो फेस खराब हो गया होगा, हो सकता है हमारे घर का फ्यूज उड़ गया होगा, हो सकता है हमारे यहाँ की MCB जो लगी है वो टिप कर गई होगी। तो ये 2-3 चीजों को सोचने समझने के बाद क्या करते हैं, हम अंततः उठते हैं और बारी बारी से चेक करते हैं। हम बाहर निकलते हैं और देखते हैं
कि सबके यहाँ तो लाइट है, केवल हमारे यहाँ ही लाइट है, इसका मतलब कि फेस वाली प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि जो 3 फेस मोहल्ले में आए हुए हैं तीनों फेस में लाइट है। तो अब आपने क्या किया, जो स्ट्रेटजी बनाई थी उसमें पहला आप फेल हो गए। फिर दूसरा आप क्या करते हैं, आप जाते हैं और अपने एमसीबी को चेक करते हैं, तो आप देखिए एमसीबी ट्रिप नहीं की है, आप दूसरी स्ट्रेटजी में फेल होते हैं। फिर तीसरा आप क्या करते हैं, आप जाते हैं फ्यूज चेक करते हैं, देखा कि अरे फ्यूज उड़ा हुआ है, तो आप क्या किया, फ्यूज को ठीक करते हैं। तो यहां तक जो समस्या का समाधान हो गया। तो लुक बैक मतलब क्या होता है, आप उस समस्या को प्राप्त करने के लिए क्या क्या किए थे उसको फिर से एक बार उस पर रिव्यू करते हैं, देखते हैं, और देखने के बाद क्या एक निष्कर्ष निकालते हैं उसके मूल्यांकन के बाद। और एक निष्कर्ष क्या निकलता है कि लाइट कटने पर फ्यूज को चेक करना है, उसके द्वारा क्या होता है, चांस लाइट चली जा सकती है। तो जब आगे कभी भी ऐसा होगा कि आपके मोहल्ले में केवल आपके यहाँ लाइट चलेगी, तो सबसे पहला आप जो काम करेंगे वो क्या रहेगा, फ्यूज चेक करेंगे। क्यों? क्योंकि समस्या समाधान की प्रक्रिया में आप एक बार इस निष्कर्ष तक पहुंच चुके हैं। इसीलिए चूंकि इसमें लर्नर को ही सारा काम करना होता है, इसीलिए गैने ने अधिगम के इस प्रकार को सबसे उच्च स्थान दिया है। तो अधिगम के इस सोपानकी में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो क्या होते हैं, उनका संबंध किससे होता है। तो पहला क्वेश्चन पूछ सकता है कि अधिगम की सोपानकी किसने दी है, तो रॉबर्ट मिल्स गैने। कहां के मनोवैज्ञानिक हैं, तो वो एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हैं, जिन्होंने सन 1956 ईस्वी में इस अधिगम की सोपानकी को प्रस्तुत किया था। गैने ने एक पुस्तक लिखी, उसका नाम क्या था, कंडीशन ऑफ लर्निंग। गैने ने अधिगम के कितने प्रकारों को सोपानीकृत किया, तो कुल 8 प्रकारों को सोपानीकृत किया, जिसमें सबसे निम्न कौन था, संकेत अधिगम, और सबसे उच्च क्या था, तो समस्या समाधान अधिगम। इसके बाद और क्या पूछ सकता है, और ये पूछ सकता है आपसे कि इसमें जो वर्गीकरण किया गया इसमें से कितने निम्न हैं। तो 4 निम्न हैं जो व्यवहारिक प्रकृति के हैं, और जो 4 उच्च श्रृंखला में रखे गए हैं वो किस प्रकृति के हैं, वो संज्ञानात्मक प्रकृति के हैं। अब सोचिए कि आप में एक कठिन काम हो गया कि यार इनको कैसे याद करेंगे। तो आप देखिए संकेत अधिगम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिग्नल लर्निंग, एस। उद्दीपक अनुक्रिया को एस आते हैं, इसका भी पहला शब्द ले लीजिए एस। श्रृंखला चेन का पहला अक्षर क्या होता है, सी। मार्कर चेंज कर लेते हैं, तो क्या हो गया यहां पे सी। तो पहला क्या होगा, एस एस सी, याद करिए एस एस सी। 60 का मिशन एकदम याद ही रहेगा आपको। वी से वर्बल लर्निंग, तो पहले याद कर लीजिए वी। मल्टी, इसका यम। संप्रत्यय का सी। प्रिंसिपल पी, और इसका क्या होता है, समस्या प्रॉब्लम सॉल्विंग पी। तो क्या हो गया, एस एस सी वीएमसी पीपी। तो शॉर्टकट में आप इसको लिख सकते हैं एस एस सी वीएमसी पीपी। यानी आप 8 सेंटेंस याद करें, इससे बेहतर है कि आप 8 अक्षर याद कर लें। आज आपको अजीब सा लग रहा होगा कि इसमें तो ये कोई ऐसा तो नाम भी नहीं है कि सेट दिमाग में बैठ जाएगा, लेकिन आप एक बार इसको अपना के देखेंगे, एसएससी वीएमसी पीपी, और आप जब कुछ दिनों के बाद या महीनों के बाद जब आप इस चीज को फिर से दोहराएंगे ना, तो ये क्रमवार ये अधिगम के जो नाम प्रकारों के नाम लिखेंगे ये आपको याद नहीं रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं क्या याद रहेंगे, एसएससी वीएमसी पीपी जरूर आपको याद रहेगा। जैसे समस्या समाधान के जो 5 पद हैं, इन 5 को याद आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो आइडियल एक शब्द है ना, इसको आप याद कर पाएंगे। हाँ, उससे सरल ये शब्द है क्योंकि इस शब्द का प्रयोग आप अक्सर करते हैं, लेकिन उस शब्द को भी आप याद करें, क्योंकि मैंने जब एक बार याद किया था तो मुझे आज तक याद है, एसएससी वीएमसी पीपी। तो यस फॉर, पहले यस फॉर क्या होता है, सिग्नल। दूसरे यस फॉर क्या होता है, तो एस आर यानी कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स। सी फॉर चेन। वी फॉर क्या होता है, वर्बल। ये सारे व्यवहारिक प्रकृति के। इसके ऊपर क्या होगा, यम से मल्टी, सी से कॉन्सेप्ट, पी से प्रिंसिपल, और इस पी से क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो एस एस सी, हाँ बाई पार्ट में याद करेगा 3-3 करके इस तरह से। एस एस सी पहले याद करेंगे, फिर वी एम सी एक ही जैसा है, और अगले में क्या है, पीपी। तो एस एस सी वी एम सी पीपी। इस तरह से आप अधिगम के इस सोपानकी में 8 सोपानों को याद कर सकते हैं, और इसके क्वेश्चन आंसर मैंने आपसे पढ़ दिए। इससे अधिक कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछेगा जो इसके अंदर इसके बाहर से होगा। आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। हमने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया। फिर भी अगर आपके मन में कोई संदेह हो तो निश्चित रूप से आप हमें कमेंट करिए, हम जहां तक संभव है अति शीघ्र उसका समाधान आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आ रहा हो, तो इसे जरूर सब्सक्राइब करिए, लोगों तक इसको शेयर करिए और लाइक करिए। धन्यवाद।